बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त 10:30 बजे हैं और हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। 12 बजे जो फुल कोर्ट है वो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला सुनाने जा रही है। उसके मुख्तलिफ तनाजुर के हवाले से आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। रात गए जो सुप्रीम कोर्ट में एक काज लिस्ट जारी हुई, फिर दूसरी जारी हुई, उसके हवाले से भी बात करेंगे, तफसील के साथ बात करेंगे कि कौन कौन से फैसले मुतवक्को हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस किस तरफ जा सकती है। ये आपके सामने पॉइंट्स रखेंगे। तफसील में जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका लिंक मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम। आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला ठीक जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो 1.5 घंटे बाद सुनाया जा रहा है और ये फुल कोर्ट फैसला सुनाएगी। कल शाम की अगर बात करें तो तकरीबन 5:15 साढ़े 5 बजे सुप्रीम कोर्ट से एक काज लिस्ट निकलती है, जिस काज लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में जो रेगुलर बेंच है उनका वो उस काज लिस्ट में ये लिखा होता है कि वो फैसला सुनाएगा। उसके बाद ये खबर ब्रेक होती है। खबर ब्रेक होने के बाद चेमगोइयाँ शुरू होती हैं, कन्फ्यूजन शुरू होती है, लोगों के सवालात शुरू होते हैं, एक डिबेट शुरू होती है सोशल मीडिया पर। और ख़ास तौर पर लोग कहते हैं कि ये 13 का फैसला 3 कैसे सुनाएंगे, तो क्या होगा, कौन माइनॉरिटी में चला गया है, कौन मेजॉरिटी में चला गया है। तो ये एक सिनेरियो जो है वो डिस्कस होना शुरू होता है। तो इस हवाले से एक तो तयशुदा है मामला कि 13 जजेस ने जो फैसला लिख दिया वही फैसला 3 ने सुनाना था। इसमें तो कोई दो राय नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 13 जो है वो 3 के साथ ना बैठते तो 3 जो है वो अपना कोई फैसला सुना देते। ऐसा नहीं हो सकता। अब दूसरा सवाल ये था कि क्यों जो है वो ये किया जा रहा है। तो ये हो जाता है बाज़ औक़ात जो जजेस है, जो बेंचेस हैं, उन बेंच में जो शामिल कोई भी मेंबर हैं वो अवेलेबल नहीं होते। उनकी अदम दस्तयाबी की वजह से जो दूसरा जो हेड कर रहा है बेंच का जज वही फैसला सुना देता है और उसमें कोई हर्ज नहीं। उसकी वजह वही मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निकली बिल्कुल आम अल्फाज में आप समझें कि फैसला 3 ने भी वही सुनाना है, 13 ने भी वही सुनाना है और वही जो है वो काज लिस्ट जो है वो जारी हो गई और वो डिबेट जारी थी। फिर उस डिबेट पे तकरीबन 9:15 साढ़े 9 बजे एक नई काज लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की जारी हुई। सुप्रीम कोर्ट की नई काज लिस्ट में यह कहा गया कि 3 नहीं 13 जजेस फैसला सुनाएंगे। अब जो है वो डिबेट ने एक नया रुख लिया कि ठीक है, 3 की जब बात आ रही कि 13 का फैसला 3 ने सुनाना है तो कोई हरज नहीं है, तो अब 13 की काज लिस्ट क्यों जो है वो जारी हो गई है। तो अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन बनी। तो मैं ज़ाती तौर पर एज ए कोर्ट रिपोर्टर अगर बात करूं तो मेरे ख्याल में उस वक्त फिर सवाल डेफिनेटली उठना बनता भी था और हमने भी सवाल उठाया कि क्या वजह थी, क्यों काज लिस्ट पहली जारी की गई और क्यों काज लिस्ट दूसरी जारी की गई। तो हमारे ज़राए ने फिर यह भी बताया कि कुछ जजेस को शायद जो है वो फैसला 3 नहीं सुना देना है, इस वाले से इल्म नहीं था कोई। जब खबरें ब्रेक हुई तो उसके बाद जो है वो कुछ जो बेंच के जजेस को पता चला कि ये तो 3 ही फैसला सुनाएंगे, 13 ने नहीं बैठना। तो यकीनी तौर पर उनकी जानिब से कुछ चीज़ें शायद कन्वे की गई होंगी और उसके बाद जाकर जो 13 वाली जो काज लिस्ट है वो जारी हुई। और इससे आप सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं इख्तलाफ भी आप उसको तसव्वुर कर सकते हैं कि इट मीन के जो पहली काज लिस्ट जारी हुई और दूसरी जारी हुई, दरमियान में कुछ चीज़ें पहुंचाई गई चीफ जस्टिस ऑफिस तक या रजिस्ट्रार तक के जो है वो बाकी जजेस को भी बैठना चाहिए और 13 जजेस को ही ये फैसला सुनाना चाहिए। और उसके बाद ये तय हुआ कि 13 जजेस ही फैसला सुनाएंगे। लेकिन ये एक मामूल का मामला नहीं था, एक गैर मामूली डेवलपमेंट थी कि जो है वो 3 से 13 वाली काज लिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जारी करनी पड़ी। और उसके बाद अभी थोड़ी देर बाद 12 बजे 12 जो 13 मेंबर बेंच है वो जो है वो फैसला सुनाने जा रहा है। अच्छा, इसमें मैं आपको पहले जजेस बता देता हूं कि इसमें जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सतर मिनल्लाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, याया अफरीदी और इसके अलावा जमाल खान मंदोखेल, नईम अख्तर अफगान, अमीनुद्दीन खान, इरफान सआदत। अच्छा, उमूमी तौर पर ये एक जो 7 समातें हुई हैं मखसूस नशिस्तों के केस में, उसका अगर अंदाज़ा लगाएं उसकी असेसमेंट के मुताबिक कि ये
केस किस तरफ जा सकता है, तो उसकी असेसमेंट के मुताबिक तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बनता है, जो रेशो बनता है, वो रेशो यही है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत, ये 5 जजेस का व्यू तकरीबन जो है मिलता जुलता था। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस सतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा और जस्टिस शाहिद वहीद, उन 5 जजेस का व्यू कदरे जो है वो मिलता जुलता था। तो मतलब 5 और 5 10 जजेस जो है इनका व्यू। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये 2 जजेस हैं। ये स्विंग, इस सारे मामले में स्विंग वोट जिसको कहते हैं, कि जो तय करेगा कि ये मामला किस तरफ जाना है, क्या सूरत हाल बनती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो पॉइंट्स उठाते रहे वो दोनों तरफ के थे। अलग जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस तरफ भी थी, इस तरफ भी थी, मतलब पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तरफ भी जा रही थी और उनके खिलाफ भी जा रही थी। बल्कि कुछ मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई है हमारे सामने, तो पीटीआई कहाँ पे है, अगर पीटीआई होती तो हम डिफरेंट सोचते। मतलब 187 में जो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है वो इस्तेमाल करने के हवाले से हम जो है वो उसको देख सकते थे। तो जस्टिस जमान खान मंदोखेल, उनके रिमार्क्स भी थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उनके रिमार्क्स भी जो है वो थे, लेकिन उनके रिमार्क्स जो है वो ज्यादातर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अगेंस्ट जो है वो जा रहे थे। लेकिन जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये एक फिनोमेना है, कहा जाता है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी, इन दोनों के वोट एक ही तरफ जो है वो जाएंगे। और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी हैं पूरे बेंच में, 13 बेंच में जस्टिस याह्या अफरीदी सुप्रीम कोर्ट में वो जज हैं जिनके हवाले से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये किस तरफ जाएंगे। ये मैं बात नहीं कर रहा, बल्कि सारे कोर्ट रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं उनका एक व्यू है, और उस हवाले से वो कहते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, वो इस जजमेंट में किस तरफ खड़े होंगे, उनका व्यू क्या होगा, इस पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी ने 2-3 सवालात बड़े अहम उठाए थे, उससे एक आप जो है वो राय बना सकते हैं। फैसला तो अल्टीमेटली 12 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला जो है वो देना है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक सवाल उठाया था कि 6 जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो सर्टिफिकेट्स जब जो है वो दे दिए गए सुप्रीम को, जो इलेक्शन कमीशन को, पीटीआई के जो मुंसलिक जो मेंबरान थे, उन्होंने जो नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा करवाए थे, उन नॉमिनेशन फॉर्म्स की कॉपीज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। उन्हीं जो इलेक्शन कमीशन का दिए गए रिकॉर्ड में से जैसे याह्या अफरीदी ने 6 फॉर्म्स निकाले। उन्होंने कहा कि ये 6 लोग थे, इन 6 लोगों के जो सर्टिफिकेट थे वो तो पीटीआई के थे। तो इलेक्शन कमीशन ने किस इख्तियार के तहत इलेक्शन कमीशन ने इनको आज़ाद डिक्लेयर किया? ये वो सवाल था जिस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे सका कि इख्तियार क्या था, क्यों डिक्लेयर किया। 3 समातों में कम से कम 3 दफ़ा जस्टिस याह्या अफरीदी ने यह सवाल पूछा, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसका जवाब नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जब जवाब नहीं आया तो दूसरी जानिब से बैरिस्टर गोहर ने ये पॉइंट आउट की थी बात कि जो नॉमिनेशन फॉर्म्स की जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने जमा कराया है वो कंप्लीट नहीं है। उसमें उन्होंने कहा था कि हमने 2-2, 3-3 फॉर्म जो जमा करवाए थे, जो पीटीआई के फॉर्म्स थे उसमें हम तमाम के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, और उसमें जो चेयरमैन थे या पीटीआई के मुतल्लिका लोग थे उनके दस्तखत भी मौजूद हैं, और वो फॉर्म्स हमने जमा करवाए थे। तो ये कंट्राडिक्शन भी आ गई थी। तो जस्टिस याह्या अफरीदी जो है उनके हवाले से मैं आपको बता रहा था कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है, इससे आप कुछ ना कुछ डिटरमिन कर सकते हैं कि वो मामला किस तरफ स्विंग कर सकता है, किस तरफ जा सकता है। हतमी फिर भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये एक चीज थी। अब आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से अहम पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। एक बात सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो 13 जनवरी को जो फैसला दिया था कि पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, उस फैसले की इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की, और 2 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दिया कि पीटीआई के सारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वर होंगे, वो पीटीआई से एफिलिएट नहीं है। अच्छा, इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी, इवन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने भी 1-2 ऑब्जर्वेशंस दी। सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी इस नुक्ते पर जो है वो मुत्तफिक हमें नजर आई कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का, उसकी 2 फरवरी के फैसले, अपने फैसले में गलत तशरीह की और पीटीआई को आज़ाद डिक्लेयर किया, पीटीआई से मुंसलिक उम्मीदवारों को। और ये भी बेंच के कुछ मेंबरान का ये व्यू था
कि वो जो आज़ाद डिक्लेयर करना है वो बुनियादी तौर पर उसकी वजह जो है बना, वो उसका जो है वो नुक्ता बना कि जिसके बाद जो है वो उनको किसी और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जाने का सोचना पड़ा। फिर जो है वो उन्होंने डिफरेंट जो वो उसमें सूरत हाल बनती गई। तो सुप्रीम कोर्ट का एक व्यू था और है, अब ये देखना है कि 12 बजे क्या होगा कि वो जो तशरीह थी वो दुरुस्त इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। अब ये देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट 187 का जो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार है, मुकम्मल इंसाफ का जो इख्तियार है, क्या सुप्रीम कोर्ट उस इख्तियार को इस्तेमाल करती है या नहीं करती। मेरे नज़र में ये जो नुक्ता है, ये नुक्ता जो है वो मरकजी पॉइंट है इस पूरे मखसूस नशिस्तों के केस में। दूसरा नुक्ता बाप पार्टी है जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा था खैबर पख्तूनख्वा में, जिन्होंने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जमा नहीं करवाई थी, लेकिन बाद में जब उनको नशिस्त मिल गई ज़िमनी इंतखाबात में, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसके हवाले से दोबारा शेड्यूल जारी किया, दोबारा उनसे जो है लिस्ट मंगवाई और उनको मखसूस नशिस्त दी। लेकिन अब इसमें एक बड़ा मामला आ गया कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये तब के इलेक्शन कमीशन का फैसला था, वो फैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं था और आज का फैसला जो है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त है। तो उस पर जो बेंच था, चीफ जस्टिस ने भी कहा कि तब का इलेक्शन कमीशन और अब का इलेक्शन कमीशन क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ही है और इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है और उसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही नज़र से जो है वो देखना होता है। और ये एक मामला है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने बाप पार्टी का जो फैसला था उससे खुद को डिस्टेंस किया और उस इलेक्शन कमीशन का जो मामला था कि ये के डिस्टेंस कर रहा था कि वो फैसला तो दुरुस्त ही नहीं। हालांकि जो पीटीआई ये कह रही थी कि अगर उस फैसले को जो फैसला दुरुस्त वो फैसला हुआ है 2019 में, तो आप आज सिमिलर जो है वो पोजीशन हमारी है 2024 में। उसी जब बाप पार्टी को नशिस्तें दे दी गई थी तो हमें भी वो नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये जो है वो केस पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लीड किया गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो ये केस जो है वो रखा गया। अब ये सारा एक सिनेरियो है, 7 जो है वो इसमें समाते हुई हैं। अब फैसले कौन कौन से जो है वो हैं, स्ट्रीमलाइन कौन कौन से हैं। नंबर 1 के वो नशिस्तें जो है वो पीटीआई मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाए। नंबर 2 वो नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं, कोई ऐसा रास्ता निकालें जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनकी जानिब से एक ऑब्जर्वेशन आई थी कि हम जो क्लार्क है उसको रिवर्स करते हैं, 3 दिन का वक्त देते हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं जो आज़ाद मेंबरान हैं उनको 3 दिन का वक्त देते हैं। वो 3 दिनों में हम ये डिक्लेयर कर देते हैं कि पीटीआई जो है उससे सिर्फ निशान लिया गया है, पीटीआई के बाकी सारी राइट्स मौजूद हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। तो ये जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ये 3 दिन दे करके वो उसमें शामिल हो जाएं, वो जो है वो शामिल हो जाएं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि आप उनको कानून के मुताबिक जो उन्होंने लिस्ट दी हुई है उसके मुताबिक नशिस्तें अलॉट कर दें। ये एक पोजीशन थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पीटीआई, तीसरे नंबर पे जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये नशिस्तें जो है वो दे दी जाए। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की हद तक मैं आपको बताऊं कि जो 51D है जो इलेक्शन एक्ट का, जिसकी तशरीह जो है वो करने के लिए ये फुल कोर्ट बैठी है, उस 51D में अगर ये नशिस्तें पीटीआई को मतलब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती, फर्ज करें उसमें नहीं लिखा हुआ कि आपने लिस्ट जमा करवानी थी, आपकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा हो, तो ये दोनों जो उन पे कंडीशंस हैं जो फुलफिल ना हो रही हो, तो फिर वो जो नशिस्तें हैं वो पीटीआई को ना मिलें। लेकिन वो क्या उसी 51D के तहत बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को वो नशिस्तें मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तशरीह करनी पड़ेगी, ये बड़ी वाज़ेह बात है। वो 51D के तहत बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को वो नशिस्तें नहीं मिल सकती। आखिरी समात में ये बात हुई थी और उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि जो क्या टेक्स्ट में लिखा हुआ है आइन के टेक्स्ट में, तो ये बताया गया टेक्स्ट में जो है वो नहीं लिखा हुआ। तो ये तीसरी पोजीशन है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को बांट दी जाएं माले गनीमत समझकर, फिर आखिरी बात कि किसी को ना दी जाएं। इसमें एक जो चीज़ है, जस्टिस मंसूर अली शाह इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह पूरा स्ट्रक्चर तब्दीली की बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये नशिस्तें देती है तो ऐसा नहीं है कि रूटीन की बात होगी, बल्कि पूरा स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगा,
2/3 मेजॉरिटी चली जाएगी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास, वो आईनी तरमीम कर सकेंगी। उन आईनी तरमीम में जो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल पैकेज की बात हो रही है, जुडिशल पैकेज में फिर सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उसमें रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी इंट्रा प्रोविंशियल जो उनकी ट्रांसफर है वो कर दी जाए। मतलब एक जज बलोचिस्तान तो दूसरा सिंध में और तीसरा पंजाब में, और वहाँ के जजेस यहाँ पे जो है वो लाए जाए। ट्रांसफर जो है वो जिस तरह पंजाब में जिस तरह और सिंध में जो है या पेशावर में है, इस तरह का सिस्टम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी लिए लाया जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस कहीं ना कहीं खटक तो रहे हैं। तो ये एक सिनेरियो है, पूरा इम्पैक्ट है उसका, तो इसलिए उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते। 12 बजे देखते हैं, अभी 10:46 हुए हैं, 12 बजे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करेगी या आंखें खोलेगी। बहुत शुक्रिया।